हाँ, तो दोस्तों मैं कौशल राणा हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो को लेकर नए टॉपिक के साथ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। 6 स्टेप में हम वीडियो कवर करेंगे। पहला स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ एग्जाम, दूसरा सिलेक्शन ऑफ कोचिंग मेथड, तीसरा एजुकेशन की स्ट्रेटजी, चौथा मॉक देने की स्ट्रेटजी, पांचवा वेटिंग या कूलिंग पीरियड फॉर एग्जाम रिजल्ट और छठा क्या नहीं करें। डू एंड डोंट्स वाली जो कंडीशन है वो पॉइंट नंबर 6 पर। स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। सही एग्जाम का सिलेक्शन। जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस एग्जाम की तैयारी करेंगे और क्यों करेंगे। उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि वनडे एग्जाम का जो सिलेबस है वो 6 महीने से 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। जो आपके थ्योरी बेस्ड एग्जाम रिटर्न वाले सिविल सर्विस वाले वो लगभग 2 साल से 3 साल का समय सिलेबस कंप्लीट कराने में कराते हैं। वो कोई एक्सेप्शन केस हो वो जल्दी कर लेते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल परसेप्शन की बात यहाँ करना चाह रहे हैं। तो आप जब एग्जाम का सिलेक्शन करें तो पहला ये कि आपकी फैमिली आपको कितना टाइम देने के लिए तैयार है। तो रूरल एरिया में हमने एक चीज़ कई बार देखी कि जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट है, उनके फैमिली पहले ही वार्निंग देती है कि 2 साल का समय, नौकरी लग गई ठीक है, नहीं तो शादी कर देंगे। तो ये समस्या है बॉयज स्टूडेंट के साथ भी है कई जगह, लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट के साथ ज़्यादा हो। तो पहला आपको ये खुद सवाल अपनी फैमिली से करना चाहिए कि वो कितना समय आपको तैयारी के लिए दे सकते हैं। दूसरा, आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में हो और उस सब्जेक्ट के आधार पर आप कितना अच्छा एग्जाम निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों का मैथ इतना अच्छा होता है कि वो कैट जैसा एग्जाम भी क्लियर कर ले या एसएससीजीएल करके क्लियर कर लें, लेकिन वो क्या करते हैं, वो थ्योरी बेस्ड एग्जाम यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी या और जो मैथ बेस्ड एग्जाम नहीं है उनकी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी पहले बड़े एग्जाम की तैयारी करेगा सिविल सर्विसेज के, वो तब तक सिलेबस कंप्लीट करेगा, फैमिली प्रेशर होगा, वो एग्जाम की तैयारी छोड़ देगा और वापस वनडे एग्जाम पा जाएगा। तो दोनों के पैटर्न अलग अलग है। आप सिविल यानी कि बड़े एग्जाम की तैयारी करके ये सोचे कि छोटा एग्जाम मान सकते हैं, छोटा बड़ा वैसे कुछ नहीं है। आप ये मान लें कि सिविल की तैयारी करके वनडे एग्जाम आसानी से क्लियर कर देंगे, तो आप ये मानिए कि वहां चांस रेयर ऑफ रेयर है। या मान सकते हैं कि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तो एक रास्ते से आप दूसरे रास्ते को कवर नहीं कर सकते, तो इस चीज का ध्यान रखें। एक अगला रीजन, आप जब जॉब की तैयारी करें, जिस एग्जाम की भी तैयारी करें, खुद से पूछे क्या मैं उस जॉब में सेटिस्फाई फील करूंगा। वैसे तो नौकरी करने के बाद हमने एक चीज देखी कि एग्जाम क्रैक करने के बाद जो जी जॉब में आया वो लगभग लगभग कुछ समय बाद 2 से 4 साल बाद सेटिस्फाई फील करता ही नहीं है। वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कई बार जॉब कल्चर, कई बार दूर पोस्टिंग, कई बार आदमी के पर्सनल नेचर का जॉब नेचर से मैच ना करना। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं दूसरी और इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका सिलेक्शन ऑफ कोचिंग सेंटर। पहली बात, कोचिंग सेंटर की क्या जरूरत है। कोचिंग सेंटर की जरूरत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन बनाने में, आपकी कंटिन्यूटी बनाने में, आपकी एक्यूरेसी बनाने में, और उन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस डिजाइनिंग में। जब आप प्रॉपर या सही कोचिंग सेंटर में तैयारी नहीं करते तो आप गलत चीजें पढ़ते हो जिसका आपके आने वाले एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये कोचिंग सेंटर का काम है। मेरा कहना यह है कि कोचिंग आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इसी में अगला सवाल है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है, उनके पक्ष और विपक्ष है। बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की। तो कोरोना पीरियड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन में हाई रीच देखी हमने, हाई ग्रोथ देखी, और वो किफ़ायती भी है, सस्ते भी है। आप देखेंगे तो एक एक एग्जाम की 1,000-2,000 रुपए में आपको कंप्लीट एग्जाम का पैकेज मिल रहा है। दूसरा, उसमें एक्सेस ऑफ नॉलेज भी है, रटे रटाए टॉपिक से ज़्यादा भी है। ये पॉजिटिव चीज़ भी है, निगेटिव चीज़ भी है। पॉजिटिव ये कि आप ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, और निगेटिव ये कि कई बार आप अपने ट्रैक से ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तीसरा, सेविंग ऑफ टाइम। अगर आप घर बैठकर अपने घर वाईफाई के माध्यम से या फ़ोन के डाटा के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपका जो ट्रांसपोर्ट का टाइम हो वो ऑनलाइन के माध्यम से बच सकता है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके कंसंट्रेशन की। जब आप डाटा खोलेंगे तो आपके मोबाइल में कम से कम 5 से 10 और ऐप होंगी। एजुकेशन का एक नोटिफिकेशन होगा, बाकी अलग अलग तरीके के 5 से 7 नोटिफिकेशन होंगे, और वो नोटिफिकेशन आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको उन नोटिफिकेशन के डिस्ट्रैक्शन से बचने का भी प्रयास करना अगर आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और अभी हमने एक चीज कही थी, कई बार क्या जो मैंने भी फील करा है और एक
नॉर्मल हो नहीं सकता। कोचिंग इंडस्ट्री के जो टीचर हैं या कोचिंग एक्सपर्ट हैं, वो अपने आप को ज़्यादा हाई एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में आउट ऑफ कंटेक्स्ट सिलेबस यानी कि एक लेवल से ऊपर जाकर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। वो एक पब्लिसिटी का माध्यम हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए वो बेहतर बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो ऑफलाइन में सबसे बेहतर यही है कि आपको एक अगर अच्छे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा, ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो आपको अभिभावक की तरह वो देखभाल करते हैं, बेहतर डिस्कशन कर सकते हैं, आप एक्चुअल फील करते हैं और कंपटीशन को भी कहीं न कहीं फील करते हैं। ऑनलाइन में आप कंपटीशन फील नहीं करेंगे, आप कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप जज ही नहीं कर पाते। यानी जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ऑफलाइन में भी कंपटीशन या ये चीज़ें कंपेयर करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका कंपटीशन आपके पास बैठे हुए स्टूडेंट से नहीं है, वो ओवरऑल उन स्टूडेंट्स से जो एग्जाम सेंटर में आपके साथ बैठेंगे। तो कई बार उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका कोचिंग सेंटर सिलेक्शन करने के रीज़न। अगर किसी के पास ऑफलाइन की सुविधा या ऑफलाइन में टाइम सेविंग, ऑफलाइन कोचिंग पास है, तो ऑफलाइन कोचिंग को मैं इंडिविजुअल ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहूँगा। अब तीसरी बात करते हैं। हम केवल वन डे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, यानी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वन डे एग्ज़ाम आपको मोटे-मोटे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। रीज़निंग, मैथ, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश और चौथे में जीके, जीएस और जीए, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़। अब बात करते हैं कि इन सब्जेक्टों को कैसे कवर करें या क्या आसान तरीका है इन चीज़ों से ये इन सब्जेक्ट में आने वाली प्रॉब्लम को फेस करने का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स। क्यों करते हैं? मेरा हमेशा एक चीज़ मानना है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट कोचिंग की तैयारी करेगा वन डे एग्ज़ाम की, वो मैथ्स से तैयारी स्टार्ट करेगा और जीएस को कंप्लीट करेगा। तो हम भी मैथ्स से ही स्टार्ट करते हैं। मैथ्स से स्टार्ट करने का मतलब ये है हमारा कि आप एक चीज़ देखेंगे, 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि मेरा मैथ वीक है, तो मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो उसका भी हम सॉल्यूशन बताते हैं। मैथ के 2 पार्ट हैं, अरिथमेटिक अंकगणित और दूसरा एडवांस। तो अगर आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन वीक है, तो आप अपने आसपास की किसी भी क्लास नहीं, किसी भी बोर्ड के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे को फ्री ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। यानी आप उसका एक बार सिलेबस कंप्लीट कराइए, 3 महीने 4 महीने में हो जाएगा अपनी तैयारी के साथ-साथ। और अगर नहीं पढ़ा सकते, तो आप एक बार उस बुक को कंप्लीट करें। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का मैथ अगर आप कंप्लीट करेंगे, तो मेरा मानना है कि 90% आपका मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, वो लगभग-लगभग क्लियर हो जाएँगे। केवल शॉर्ट ट्रिक्स बचेंगी और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम आएँगे, वो बचेगा। दूसरा बचता है एडवांस मैथ कैसे कंप्लीट करें। तो एडवांस मैथ को कंप्लीट करने के लिए आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताबें पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की पढ़ें, चाहे आप यूपी बोर्ड की पढ़ें, आईसीएसई बोर्ड की। वहाँ जो कॉन्सेप्ट है एडवांस मैथ में, वो सारे 9th और 10th क्लास के हैं। उसमें मैं प्रेफ़र करूँगा, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सपर्ट हैं या दोनों को समझ सकते हैं, तो सीबीएसई की आर एस अग्रवाल की जो बुक है 9th और 10th की, वो आप कंप्लीट करें, तो आपका मैथ ये मानिए कि काफ़ी हद तक एडवांस मैथ की आपकी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। जो चैप्टर हैं वो वहीं से हैं। तो ये था आपका मैथ की तैयारी। मैथ के साथ-साथ दूसरे सब्जेक्ट आते हैं रीज़निंग। आपका अगर मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप रीज़निंग हमेशा कंप्लीट करेंगे। मैथ हमेशा वो सब्जेक्ट है जो 100% के आस-पास आप क्लेम कर सकते हैं अच्छी तैयारी से। रीज़निंग ऐसा कि 90 टू 95%। 5% या 10% रीज़निंग में क्यों नहीं? क्योंकि कई बार सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है। जैसे 1 का संबंध 4 से, तो 2 का संबंध क्या होगा? यहाँ हमने सोचा 1 का 2 4 से मल्टीप्लाई करके 4 हुआ। एग्ज़ामिनर का हो सकता है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो और फिर इसका स्क्वायर करो। तो इस हिसाब से आपके पास बैठेगा 2 का रिलेशन 8 से और उसका बैठेगा 16 से। तो कई बार रीज़निंग में थिंकिंग अप्रोच की वजह से आपका और एग्ज़ामिनर का व्यू अलग-अलग हो सकते हैं, तो वहाँ आप 100% क्लेम नहीं कर सकते। रीज़निंग की सबसे अच्छी चीज़, अगर आप रीज़निंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने पर जाओगे, तो 30 या 40 चैप्टर हैं, आप बड़े आराम से एक दिन में 2 या 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर लोगे। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। कागज़ फ़ोल्ड करना, ये सारी चीज़ें आप चाहो तो 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद बचता है मॉक टेस्ट। हम बात करेंगे थोड़े समय में मॉक टेस्ट के बाद। अब बचता है तीसरा सब्जेक्ट, लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम हो या और लैंग्वेज जिसमें हिंदी आती है, उसे बेहतर करने के लिए क्या करें? सबसे बेहतर है कि आप अखबार पढ़ना शुरू करें। उससे आसान पढ़ने का माध्यम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप केवल किताबें पढ़कर हिंदी को समझ लेंगे। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर सोचना पड़ेगा। सब्जेक्ट में भी, यानी सब्जेक्ट हिंदी में भी और आपको जीएस में भी जाकर। हम बात हिंदी की करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी जो कॉम्पिटिशन बुक है उसमें नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, तो आप अखबार पढ़ने की आदत डालें। सुदूर ग्रामीण एरियाओं में दिक्कत अखबार ना पहुँचने की है।
उसके लिए आसान तरीका है कि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लें। जैसा कि मुझे भी टाइम नहीं मिलता तो मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अमर उजाला का ले रखा है। तो कहने का मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रहा आप सब्सक्रिप्शन ही लो, आप ऐड देख कर भी कर सकते हैं। आप सेविंग करना चाहते हैं तो आप ऐड देखो 30 सेकंड का, आप अखबार पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अखबार अपने पास रद्दी तो इकट्ठी करनी नहीं है, केवल पढ़ने की प्रैक्टिस डालनी है। और अखबार पढ़ने के तरीके पर भी हम डिस्कस करेंगे। आप पहले जो इंपॉर्टेंट पेज है, फर्स्ट पेज हुआ, इकोनॉमी हुआ, स्पोर्ट्स हुआ और एक एडिटोरियल पेज हुआ, उन 4 और 5वां आपका फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो फॉरेन न्यूज़ होंगी उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। बीच की खबरें अगर आप इग्नोर भी कर देंगे, मेरा मानना है कि उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप तैयारी के नज़रिए से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बीच के बहुत सारे पेज नहीं पढ़ने चाहिए। तो ये था आपका हिंदी पढ़ने के 2 बेनिफिट होंगे, आपकी करंट अफेयर भी स्ट्रांग होगी और दूसरा आपकी हिंदी भी कंप्लीट होगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे। नंबर 4 आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लार्ज और एग्जाम में कह सकते हैं कि मेन पिन पॉइंट पे जाकर सिलेक्शन के लिए डिसीजन मेकर जो आपका जीएस। तो जीएस आप सबसे पहले जीएस से तैयारी शुरू करेंगे और लास्ट एग्जाम हो जाएगा आपका, जीएस कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी कितना ही एक्सपर्ट हो जीएस में 100% मतलब 90 80 75% की भी क्लेम किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कई बार क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकते हैं एग्जामिनर के पास, तो वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसा अभी पिछले कुछ एग्जाम में गानों को लेकर आया, जो बादशाह सिंह है उनका असली नाम क्या है, सब एक दिन में सबसे ज्यादा गाने किसने रिकॉर्ड करे। तो इस तरीके की यूपी पुलिस कांस्टेबल की हम बात करें तो आपको इस और तरीके के क्वेश्चन मिले थे, इंस्टाग्राम या मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो आप कह सकते हैं कि आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी चीजें सोचनी होगी। अभी हमने बताया अखबार को आप जीएस से जिस दिन रिलेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, अभी लोक माता अहिल्याबाई जी की 300वीं जन्म शताब्दी मनाई गई। तो आप लोग माता अहिल्याबाई जी को उनकी हिस्ट्री से अगर कनेक्ट कर रहे हैं अखबार पढ़ते हुए, तो ये मानिए कि आप पढ़ाई की दिशा में सही जा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप जब भी करंट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसके पास की कोई चीजें होंगी जो आपकी स्टडी को रिलेट करती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से हो जाएंगे। आप 6 महीने जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अखबार भी पढ़ोगे, कंटिन्यू मॉक भी दोगे, तब आप आपस में जीएस की चीजें रिलेट करना शुरू करोगे। और जिस दिन आपने जीएस की चीजों को रिलेट कर एज ए कहानी यूज करना या एज ए कहानी पढ़ना, उन्हें आपस में कोरिलेट करना सीख लिया, तो उसके बाद आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। कहना है कि आपको उनमें आपस में कनेक्शन बना लेना, या एक ही सेंटेंस में खत्म करो, आपको अपना जीवन स्टडी के लिए जीना है। आप स्टडी में जी रहे हैं तो ही आपका जीएस कंप्लीट होगा। तो ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब टॉपिक नंबर 4 पर चलते हैं। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट करे अब तक, एग्जाम का सिलेक्शन, कोचिंग सेंटर का और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। बाकी जो बड़े एग्जाम हो या सिविल एग्जाम के, हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। बाकी सोशल मीडिया की आज की स्थिति ये है कि 1800 ग्रेड पे का एग्जाम निकलने के बाद वो बता रहे हैं कि सिविल का एग्जाम कैसे निकालना है, तो हम उस तरीके की चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हमने जो पढ़ाया, जो एक्सपीरियंस है या जो अच्छी चीज़ें हैं वही आपको बताने का प्रयास करते हैं। निगेटिव, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, हाइपर चीज़ें हम आपको किसी भी स्थिति में बताने का प्रयास न कर रहा, न करते हैं और न करेंगे। टॉपिक नंबर 4 पर चलते हैं, वो हो मॉक टेस्ट। देखिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 50 मॉक देने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप समझ गए? 50 मॉक का मतलब है कि लगभग आप एक हफ्ते में 2 भी दोगे तो लगभग 6 महीने आपने मॉक दिए होंगे, ठीक है। तो 50 मॉक का मतलब कि आपको एक हफ्ते में केवल 2 मॉक टेस्ट देने हैं और उनका सीरियसली एनालाइज करना है। कई बार जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े या उसके क्वेश्चन के आसपास की चीजें पढ़ी और मेन क्वेश्चन रह गया, वो आपने मॉक में दिया, तो आपकी जो मेमोरी है वो उसे रिवाइज करेगी और आप उन चीजों को कनेक्ट करते हुए आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, वीक में 2 मॉक देने हैं। यहाँ भी एक सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर मॉक ऑनलाइन दें ऑफलाइन दें। यहाँ मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हुए ऑनलाइन मॉक को प्रीफर करूंगा। अगर ऑफलाइन अवेलेबल हो रहे हैं आपके कोचिंग सेंटर में तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन को प्रीफर करूंगा। ऑनलाइन में मॉक टेस्ट आसान है, ज़्यादा नंबर में अवेलेबल है। हाँ, उसका सिलेक्शन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जहाँ से ऑनलाइन मॉक खरीद रहे हैं वो एग्जाम कंटेक्स्ट में मॉक बनाता भी है या नहीं बनाता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पब्लिसिटी के चक्कर में वहाँ भी गलत मॉक या हार्ड मॉक बना दिए जाते हैं और वो कई बार स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज करते हैं और कई बार आसान बनाकर वो ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं। तो उन चीज़ों से बचना है। हाँ, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, मॉक ऑनलाइन ले रहे हैं, तब भी आप अपने मॉक को अपने ऑफलाइन टीचर से डिस्कस जरूर करें कि सर इस तरीके का मेरा स्कोर आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीजें थी मॉक को लेकर। कई बार क्या करते हैं,
डेली एक मॉक देने का प्रयास करते हैं, वो नहीं होता। वो सिर्फ आप केवल नंबर ऑफ मॉक बढ़ा रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी, अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हफ्ते में केवल 2 ही मॉक देने हैं आपको। आप उसके लिए चाहे तो दिन फिक्स कर सकते हैं, सोमवार और 3 दिन बाद फिर बृहस्पतिवार, या जिस तरीके से भी आप चाहें तो बुधवार और शनिवार, वो आपकी मर्ज़ी है। नंबर 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शायद स्टूडेंट्स के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाला है। आपने एग्ज़ाम भी सही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तैयारी भी सही कर ली, कोचिंग भी सही जॉइन कर लिया, मॉक भी दे दिए, एग्ज़ाम भी दे दिया। उसके बाद आपका बचता है कूलिंग पीरियड। नंबर 5 टॉपिक आपका कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है? कई बार एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आने में लेट हुआ, कई बार नोटिफ़िकेशन के बाद एग्ज़ाम कराने में देरी हुई, कई बार एग्ज़ाम करा दिया, रिज़ल्ट देर से आया, कई बार रिज़ल्ट भी टाइम से आ गया, जॉइनिंग देर हो गई। तो उस कूलिंग पीरियड के लिए 2 चीज़ें, एक तो आपके जो फैमिली है, वो उसके लिए मेंटली रेडी हो कि अगर आपका बच्चा तैयारी करने जा रहा है, और ये मेरी रिक्वेस्ट फैमिली से भी है, अगर आपका बच्चा तैयारी करने जा रहा है, तो उस पर बेवजह का प्रेशर ना बनाएँ। कोई भी एग्ज़ाम कराने वाली संस्था या किसी और संस्था में देरी की वजह से आप अपने बच्चे पर प्रेशर क्रिएट ना करें। वो तैयारी करके आया, अच्छे से एग्ज़ाम देके आया, ये अपना उसमें काम कर दिया। बाकी जो चीज़ें उसके हाथ में नहीं है, उसके लिए आप बेवजह प्रेशराइज़ ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि आप ना बच्चे को कहें कि जनवरी में तैयारी शुरू कर दो, दिसंबर में कह रहे हैं कि ला रिज़ल्ट दे, हमें तो जॉइनिंग लेटर दिखा। तो इस तरीके का प्रयास मैं फैमिली जो गार्जियन है उनसे भी करूँगा कि इस तरीके की चीज़ें ना करें, बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे को प्रॉपर समय दें, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यहीं एक कूलिंग पीरियड में एक चीज़ और आती है, मान लो एग्ज़ाम हो गया, सही से हो गया, हम कॉन्फिडेंट हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है मेडिकल तक की स्टेज कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी समय। तो उस कूलिंग पीरियड में क्या करें? उस कूलिंग पीरियड में अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम में या जिस जॉब में सबसे पहले जाएँगे, वहाँ आप सैटिस्फाई फ़ील करेंगे ही नहीं 99.99%। यूपी कॉप का जो बैच आया, यूपी कांस्टेबल का भी, उसमें बहुत सारे परिचित से तो चर्चा होती रहती है, जो परिचित हैं। तो यही है कि सैटिस्फाई कोई कहीं नहीं है। हम एक बात जानते हैं कि कोई सी भी चीज़ हो, नवीनता जो होगी वो रोचक होगी और रोचक में आदमी खुश होगा। जब आपको वही काम लगातार करना पड़ेगा तो आप कहीं न कहीं बोर फ़ील करेंगे। ये तो सैलरी एक ऐसी चीज़ है कि वो व्यक्ति को बाँधे रखती है। बाकी जॉब करते हुए सैटिस्फैक्शन लगभग-लगभग मैं मानता हूँ कि 1 से 10% तक ही आपको कर्मचारी वो मिलेगा। ये मेरा इंडिविजुअल है, कोई डाटा वाला नहीं है। ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट और छठे पॉइंट की, क्या नहीं करना है, ठीक है? क्या नहीं करना? करना ये है कि शाम को 8 बजे पढ़ने बैठे, 25 मिनट पढ़े और चलो 5 मिनट वो 25 प्लस 5 का रूल बताते भी हैं, तो 5 मिनट चलो मोबाइल चला लेते हैं। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि आप एक बार स्क्रॉल करने पे जाएँगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो अगले 2 घंटे आपके कहाँ चले गए। तो पहला ये है कि आपको सोशल मीडिया से बचना है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आपकी मानसिक स्तर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आपको फँसाने की एबिलिटी रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर वो स्क्रॉल करते हुए रात को 12 बज जाते हैं और पढ़ते हुए तो साढ़े 8 बजे नींद आ जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी का काम है। हम उन्हें नहीं बता रहे उनका काम उससे चल रहा है, वो एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप अभी किसी एक अलग टॉपिक को सर्च करिए अपने फ़ोन में, तो आपकी सोशल मीडिया पर उससे रिलेटेड ही ऐड, उससे रिलेटेड रील्स, उससे रिलेटेड वीडियो ही आएँगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा-सा मोबाइल से दूर रहना है, अगर सिलेक्शन की तरफ जाना है। फालतू की आप मोबाइल में ना रखें। सोशल मीडिया चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अलावा कोई कंपल्सरी ऐसी नहीं है, क्योंकि सारी सूचनाएँ आप व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जो आपके न्यूज़ रोज़गार पोर्टल है या जो न्यूज़ पोर्टल है, वो आपको मिल जाते हैं या आपके जो कोचिंग सेंटर है। तो मेरा मानना ये है कि बाकी सोशल मीडिया आपको अगर तैयारी करनी है, तो अनइंस्टॉल कर देने चाहिए। दूसरा, गोल क्लियर हो आपका। गोल क्लियर क्यों हो? कई बार स्टूडेंट से बात होती है कोचिंग सेंटर में तो कि सर क्या सर नौकरी कम है, नोटिफ़िकेशन में जो वैकेंसी आई वो कम हो, हमारा तो हो नहीं पाएगा और हो जाएगा तो कैसे होगा? कहने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप अगर तैयारी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप केवल सिलेक्शन लेने ही आए हैं, बाकी कोई काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है, मैं ऑफ़लाइन भी कह चुका हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे बेहतर कोई सर्वाइवल मोड है लाइफ़ में, तो आप तैयारी में अपना समय बर्बाद ना करें, उस मोड की तरफ जाएँ, वहाँ प्रोficiency और एक्सीलेंसी की तरफ जाएँ, वहाँ से अपना जीवन सर्वाइव करें। लेकिन मिडिल क्लास के लिए सरकारी नौकरी से बेहतर लाइफ को अपग्रेड अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप तैयारी करने आए हो घर से, तो आप अपना 100% टाइम अपनी तैयारी को दें, बेवजह समय बर्बाद ना करें इधर-उधर की बातों में।
ये हो गया। तीसरी चीज, एक या दो एग्जाम पर फोकस। सारे एग्जाम के पैटर्न अलग अलग है। आपको सुनने में अच्छा लगेगा यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, जबकि दोनों का पैटर्न अलग है। यूपी पुलिस में चारों सब्जेक्ट का वेटेज 25-25-25% है। दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो 50% वेटेज वहां जीएस का है। अगर जीएस स्ट्रांग हो तो दिल्ली पुलिस आसान है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बाद आप उसका एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आप एग्जाम सिलेबस देखो कि क्या मैं उस स्तर पर तैयारी करते हूँ। कई बार क्या होगा, आदमी तैयारी करेगा बैंक की कोचिंग में और एग्जाम देगा एसएससी का, दोनों अलग अलग पैटर्न। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एग्जाम पैटर्न अलग अलग तरीके से आपसे सॉल्व होंगे या आप उन्हें क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रटे रटाए पट्टे से पैटर्न से और सारे एग्जाम क्लियर कर लेंगे। जैसा एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल लगभग सेम पैटर्न के हैं। यहाँ अगर एसएससी की बात करें तो सीएचएसएल 10+2 सेम पैटर्न के हैं। सीजीएल का भी पैटर्न ईयर 1 का सेम है, हाँ लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। कह सकते हैं कि आपको एग्जाम के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने टीचिंग व अपने मित्रों से ये चीज़ें जानकारी करनी चाहिए। खुद नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत डालना। कई बार मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, अब तो फेसबुक पर इस तरह ग्रुप बंद हो गए, वो ग्रुप धीरे धीरे कहीं व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो गए कि सर फॉर्म कैसा भरा, फोटो कैसा लगाएं। अरे आप अगर नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते तो आप फॉर्म भी मत फिल करो। आप एक 10 पेज का 12 पेज का, मैं कह रहा हूँ 40 पेज का, अगर वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते तो फिर आप उस कंपटीशन की तैयारी करने के लायक ही नहीं हो। और अगर आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं कि आप पढ़कर अपने आप पर भरोसा कर सकते हो तो भी नहीं करनी चाहिए तैयारी। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो अपनी तैयारी को लेकर, आपके पास जानकारी ना हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप अपने नोटिफिकेशन को खुद पढ़ने की आदत डालना। बेवजह के सवाल सोशल मीडिया पर करने से बेहतर है कि आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से जांच करें और उसके बाद आगे बढ़ें। इसमें ही एक और नेक्स्ट पॉइंट है, कंटिन्यूटी ब्रेक। कई बार क्या होता है, एक दिन हम 8 घंटे पढ़ेंगे और अगले एक हफ्ता गायब हो गए। कई बार तो कुछ मैंडेटरी वर्क होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बस मनोरंजन में कि चलो दोस्त का फोन आ गया घूमने चल रहे हैं। देखिए एक सामान्य सी चीजें हैं। अगर एग्जाम पैटर्न सही चल रहा तो एग्जाम नोटिफिकेशन के एक साल के अंदर लगभग लगभग 90% एग्जाम हो जाते हैं। तो आपके पास उतना ही समय है, आप उसे घूमने में बर्बाद भी कर सकते हैं और चाहे तो अपना कैरियर डिफाइन भी कर सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आपको कैरियर डिफाइन करना, दोस्तों के साथ घूमना या क्या करना है। ओवरऑल आपको डिसीजन ले लेना। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि आप राइट या लेफ्ट, मतलब सही हो या गलत हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको तैयारी नहीं करनी है तो मत करिए, बिल्कुल मत करिए। भीड़ मत बढ़ाइए, कहीं भी अपना समय बर्बाद मत करिए। आपका टाइम और आपकी एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे लूज कर रहे हैं तो आप खुद के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक टॉपिक बीच में छोड़ देता हमने, आधा छोड़ देता, थोड़ा सा टच करा था, वो थी गलत सलाह। सोशल मीडिया के दौर में अब ऐसा हो गया कि एजुकेशन की सलाह आपको यूट्यूब, कोचिंग सेंटर वहाँ कम मिलेगी, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, नई नई नौकरी लगी, लेवल 1 का एग्जाम क्लियर हुआ और उसके बाद वो सलाह दे रहे हैं कि लेवल 5 का एग्जाम कैसे क्लियर करें। तो इस तरीके की बातों से, इन चीज़ों से बचें। उन लोगों को भी बचना चाहिए, मेरे तो यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि किसी को गुमराह करके आप किसी का कैरियर खराब कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब आपके पास एलिजिबल टीचर हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उन्हीं माध्यमों से जानकारी लेने का प्रयास करें। बाकी खुद रिसर्च करें। अनवांटेड इंस्टाग्राम का यूज़ तो लगभग लगभग बंद कर दें, मेरा मानना यही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी वैकेंसी में भर्ती हुए 100 लोग और उसी एग्ज़ाम के नाम से वैकेंसी तो 100 थी और इंस्टाग्राम पर आईडी हो गई 150। तो इस तरीके के बेकार के चीज़ों से आप बचिए। अपने जीवन का इम्पोर्टेंट टाइम, अपनी एनर्जी जो ज़्यादा वैल्यूबल है उसे सेव करें, सही दिशा में लगाना। अगली बात है टाइम मैनेजमेंट। किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा। हमने कहा आप रीजनिंग को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करके उसके बाद केवल मॉक पर फोकस करें। एक एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। तो उसके बाद आपको रीजनिंग को जीएस के बराबर समय नहीं देना, हिंदी को मैथ के बराबर या जीएस के बराबर समय नहीं देना। तो ऐसा नहीं है कि आप सब सब्जेक्ट को मैं रोज 1 घंटा ही पढ़ूंगा, तो आप हिंदी में 1 घंटे में बहुत सारा पढ़ लोगे। रीजनिंग में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप उसी बुक को निकालो जा रहे हो, तो मेरी बात मानिए कि आपका जब तक जीएस का सिलेबस कंप्लीट होगा, रीजनिंग की बुक आप 3 बार कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपको रीजनिंग में मास्टर नहीं बनना, पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आपको सब्जेक्ट का मास्टर बनना है या एग्जाम निकालना। कई बार क्या होगा, किसी सब्जेक्ट में इतना डीपली चले जाएंगे कि वहां पीएचडी करने का इरादा रखेंगे। एक नॉर्मल कहावत है, उस पर नहीं जाना चाहिए कि पीएचडी करके ही मानेगा क्या।
तो आपको क्या करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब्जेक्ट का मास्टर बनना है या एग्जाम क्लियर करना। अगर मास्टर ही बनना है तो आप सब्जेक्ट के मास्टर बनो, अलग अलग सोर्स से अलग अलग टीचर से उस सब्जेक्ट को पढ़ो और सब्जेक्ट में अपना क्लियर करो। क्या दिक्कत है, आप अपने कोचिंग सेंटर खोलो, कोचिंग सेक्टर में आइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको ना सब्जेक्ट कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। एक बॉटम लाइन है जो आपको एक्सपर्ट टीचर ही अच्छे से बता सकते हैं, वो आपकी कोचिंग के टीचर। मैं सभी कोचिंग सेंटर के टीचर्स को मानता हूं कि वो अपने स्टूडेंट को सही सलाह देते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक सलाह देते हैं। और ऑफलाइन में तो ये मानिए कि पब्लिसिटी का भी कोई ऐसा नहीं होता, तो वो 100% ही सही सलाह देते हैं अपने जानने में। और ऑनलाइन में तो चलो कई बार पब्लिसिटी हमने देखी है टीचर्स के बीच की, तो वहां तो पब्लिसिटी एक अलग विषय हो गया, पब्लिसिटी का फैक्टर है वहां। तो ये थी लास्ट और बिल्कुल क्या नहीं करने में लास्ट पॉइंट है, और इस वीडियो का भी लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना लोअर कॉन्फिडेंट में जाना है। निगेटिविटी वाले सवाल नहीं। जैसे एक दिन अभी गए कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था, सर इतनी सी वैकेंसी है कैसे होगा। ठीक है, आपको ये मानिए फॉर एग्जांपल एक पोस्ट के लिए अगर 10 कंपटीशन, हम मानते हैं 50 है। एक रील वायरल हुई थी, 34 लाख की भीड़ को देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, तो लगभग इतनी वैकेंसी थी, कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। ठीक, हम खुद ही से एग्जाम में क्वालिफाई करा हमने, RRB NTPC 2015 मुझे नोटिफिकेशन आए थे, 16 के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। उसमें भी लगभग ये मानिए 18,000 वैकेंसी में 98 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। तो अब आप मानिए उसके बाद सरकार ने वैकेंसी भी कम करी। यहाँ तक तो फिर भी ये था कि 18 पंजे 90 550 में एक का कॉम्पिटिशन था, लेकिन सरकार ने वैकेंसी कम करी, 14,000 करी, तो 1498 700 में एक का कॉम्पिटिशन था। लेकिन उसका मतलब नहीं